मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मैं प्यार की उम्र हो। मुझे कोई अच्छा गाना गाओ ना जो समझ में। क्या गा रही हो? हाँ मामा की बिटिया ये वाला भी गाना है। और बाजी क्या बात है, आपने 5वीं 6ठी दफा ये लाइन काटी है, क्या हुआ है? अनुषे तुम अटेंड क्यों नहीं कर रही? बस कौन है? कोई बताओ, मुझे इतने फोन आए ना तो समझ लो कि कोई मुझसे पैसे मांग रहा है। उधार लिए हुए होते हैं ना, मैंने तो ये पता होगा, मेरे बढ़ाते नहीं हो, पैसे बढ़ेंगे नहीं तो यही होगा। अच्छा, अब ये जब मैंने एक्टिंग करके दिखाई है तो उसमें तो मेरा और नहीं बढ़ने वाला। कॉल तो नहीं आ रही, तो किसी नाम लिखा है, तुम अटेंड क्यों नहीं कर रही? और बाजी मुझे इतने फोन आ रहे हैं, आपके पास खैरियत तो है? नहीं, ये मेरी एक दोस्त है। हाँ वो बस क्या हुआ तुम अटेंड क्यों नहीं कर रही? लड़ाई हुई है? मैं ऐसे बात नहीं करना चाह रही। ये पता नहीं कोई एक लड़की अभी गिल्टी होके मुझे फ़ोन कर रही है। इसने मेरे बारे में मेरी एक और दोस्त को इतनी बुरी भरी बातें कहीं कि मैंने उसके बारे में ये कहा वो कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। पूरी झूठ झूठ कहानियाँ, यहाँ की बात वहाँ। जैसे मैं तुम्हें आज अगर कह दूँ बिजली सही से काम नहीं करती, सोचो समझो, और अगले दफ़ा तुमने जाके बिजली को मेरे पीठ पीछे कह दिया कि अनुषा तो तुम्हारी बुराइयाँ कर रही थी और ऐसे कर रही थी और वैसे कर रही थी वैसे कर रही थी, तो ठीक है क्या? ये हरकतें करती है। ये अरीशा तो तुम्हारी दोस्त नहीं थी? ये अरीशा मेरी दोस्ती थी, लेकिन अब हम बात नहीं करते। और मैं इसको अब वो कोल्ड शोल्डर होता है ना जिसे कहते हैं कि मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको पता चल जाए कि ये जो हरकत कर रही है गलत है और मैं ऐसे बात नहीं कर रही। कोई बात नहीं बाजी, आप परेशान ना हो। वैसे तो ऐसे लड़ाइयाँ वैसे होती रहती हैं। मेरी तो नान से भी इसी बात पर लड़ाई होती है, वो इधर की बात उधर कर देती है, उधर की बात इधर कर देती है। तो बहुत सारी लड़कियां और लड़के भी ऐसा करते हैं कि यहाँ की बात वहाँ करते हैं, एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे के बारे में बात करते हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं होती। और फिर शक्ल पे दोस्ती, हाय क्या हाल है यार, बी अ ग्रेटर पर्सन, तो कोशिश करो उसको माफ कर दो। बिकॉज ऐसा तो मेरे साथ भी एक बार पता है क्या हुआ था बिजली। मेरी एक दोस्त थी, साथ ही हुआ, इनके साथ जरूर होता है। बोले मेरी एक दोस्त थी, साथ बैठी हुई थी और मैं ना ऑर्डर ले रही थी केक का। मुझे उस कस्टमर को अपना नंबर बताना था, मैंने उसको अपना नंबर बता दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, मुझे कोई कॉल ही नहीं आई। उसका नंबर मैंने भी अपने पास लिख लिया था, तो मेरी दोस्त ने क्या किया, उसके पास जाके बोला कि उसके नंबर पे कॉल करके कि आयशा जो है वो ऑर्डर नहीं ले सकती, सॉरी वो बिजी है, और उसकी भी बेसिकली वो भी केक सप्लाई करती है, तो उसने फिर केक जो है वो डिलीवर कर दिया। मुझे पता भी नहीं चला। फिर आप कैसे उनके साथ अच्छा सलूक कर सकते हैं? मुझे कॉल किया जा रही है क्योंकि ये गिल्टी है, उसको पता है कि मुझे कहीं से बात पता चल गई है कि उसके मेरे बारे में ऐसी चीज़ें किसी और को कहीं है, तो अब मैं क्यों उससे बात करूँ? लेकिन देखो, आई नो कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो माफ़ कर देने वाला इंसान होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि ही बिकम्स ग्रेटर। दूसरी बात ये है कि तुम क्यों टेंशन ले रही हो, उसने गलत किया ना। अगर तुम माफ़ कर दोगी तो अपने अंदर से ये सारी टेंशन तुम निकाल सकती हो। करना इतना आसान भी नहीं होता बिजली। नहीं देखिए, आप माफ़ करना, वो बात सही बात है कि ना माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब वक्त गुजरता रहता है ना तो फिर आपको खुद भी होता है कि छोड़ो, जो किया उसने सो किया, हमें क्या करना, वो तो ऊपर वाला देखेगा, जो करना है उसने करना है। तो माफ़ करने वाला जो है वो तो बहुत बड़ा हो ही जाता है, अपनी निगाह में भी, अपनी इज्जत में भी, और सामने वाले के लिए भी। ये है कि ना आप माफ़ कर दो, छोड़ो उसका फेल उसके साथ, हमें क्या करना है। एक बात है, देखो अभी अनुषा के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ था, तो अभी अगर कोई मुझे बोलता ना चलो माफ़ कर दो, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब फॉर इंस्टेंस तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे ससुराल वाले कोई भी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती करे, एक टाइम आएगा कि तुम चलो बर्दाश्त करोगी, एक टाइम आएगा जब तुम बोलोगी नहीं अब मैं और ना बर्दाश्त कर सकती हूँ, और ना मैं कभी माफ़ करूंगी ना भूलूंगी, तो फिर क्या किया जाए? जब ज्यादती तरीकाकार तो होंगे, वैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी को माफ़ ना करें या आप भूले नहीं कि किसी ने आपके साथ क्या किया है, तो ये बोझ आप अपने आप पे भी लेके पूरी ज़िंदगी भरते। जब तुम मुझे कहने की कोशिश कर रही थी कि माफ़ कर दोगी तो आपका अपना बोझ हल्का हो जाता है कि मैंने अपनी तरह से माफ़ किया और जाने दिया, अब आगे वो जाने, वो जैसा इंसान है सबने जाके अपना जवाब देना है, तो बस उसकी गुनाह उसके सर है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा ईमान साफ़ हो गया, मेरे कंधे हल्के हो गए। लेकिन कहने में एक बार फिर आसान, क्योंकि इसने मेरा दिल दुखाया है, मेरा मूड ख़राब है इस वक्त, तो शायद मैं इसे माफ़ कर दूं, लेकिन अभी नहीं। और माफ़ करने का भी एक वक्त होता है, या कोई तरीका होता है, या एक मूड आता है इंसान का जब वो कहता है कि आज मैं इसे जाने दूंगा, क्योंकि आपका एतबार टूट जाता है, एंड आपके ट्रस्ट अगर ब्रीच हो जाए तो फिर उसके बाद वो मज़ा भी नहीं रहता। मेरी बचपन की दोस्त के साथ भी मेरा इसी कुछ हुआ था, तो एक दफ़ा आपके रिश्ते में वो आ जाती है चीज़
फिर उसको वो आप दोस्ती बेशक दोबारा कर लेते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं वापस। अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि तुम इसको इग्नोर कर रही हो, तो मैं भी ये भी कर सकते हैं कि आप दिल से माफ़ कर दें, लेकिन आप कोशिश करें उस इंसान से कांटेक्ट कम हो, बात कम हो, जितनी हो अच्छी हो कम हो, लेकिन बस बहुत अच्छा अगर हमसे कोई माफ़ी नहीं मांगे तो माफ़ कर दें, लेकिन तुमने अगर कोई गलती की हो या मैंने तो मैं कह देती हूँ सॉरी। अब आगे से ये भी सुनने को मिलती है कि यू डोंट मीन इट कि आपने दिल से नहीं कह रही, आप तो ऐसी कह रही हैं, जो भी कह रही है सॉरी कहना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल, अगर आपकी गलती ना भी हो तो तब भी अक्सर लोग होते हैं जो सॉरी कर देते हैं। रिलेशनशिप हमेशा ये सिखाया जाता है कि जो लोग माफ़ी मांगते हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो आप बाजी जब आप अपने मुँह से खुद ही कह रही हैं कि जो माफ़ी मांगता है वो बड़े हो जाते हैं, तो आप माफ़ी मांग के अपने आप को बड़ा कर लें। लेकिन मैं क्यों माफ़ी मांगूं बिजली, इसमें मेरा कसूर ही नहीं था, इसने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं दो दोस्तों से। अब मैं सोचूं कि मैं ना उसे माफ़ करूँ या वो माफ़ी मांगे, तब मैं माफ़ करूँगी, लेकिन माफ़ी मांगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिजली हम भी तुम्हारे ही कैटेगरी में, हमें भी गुस्सा आता है, हम भी लोगों को जो है वो गुस्सा हो जाती है, मगर हम हर बात पे कहते हैं ना अनुषे, नमाज पढ़नी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, तो ये जो डेली लाइफ की चीज़ें इस पे हम इस्लाम की हेल्प क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, वाकई में हमारा मज़हब भी माफ़ी के बारे में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, हमारे नबी पाक ने इतनी सारी मिसालें हमारे आगे दी हैं, यू नो कि जहाँ पे माफ़ी किया, दरगुजर करना या लोगों को समझाना कि एक दूसरे को माफ़ कर दिया करो। जैसे वो एक कचरा औरत फेंकती थी बड़ी भी उन पे, तो उन्होंने जाके उसकी अयादत की कि जी मुझ पे आज किसी ने कचरा क्यों नहीं फेंका 2-3 दिन से। तो जब वो गए तो उसने बीमार खुद माफ़ी मांगी कि हाँ ये मेरी गलती थी। तो ये चीज़ होती है कि बाजी अगर हम भूल जाते हैं चीज़ें, हमारी इतनी सारी मिसालें हमारे मजहब में भी इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद हम एक दूसरे को बहुत पनिश करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत लड़ते झगड़ते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं जिससे दूसरे इंसान का दिल दुख जाता है। खैर मैं उसको माफ़ तभी करूँगी जब ये मुझे खुद सॉरी कहेगी, क्योंकि कभी कभी सॉरी बनता भी है। ठीक है मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप माने तो कि आपसे गलती हुई, आपने मेरे बारे में कुछ गलत चीज़ कही। लेकिन देखो क्या पता वो इसीलिए कॉल कर रही हो किसी को, इस पे हम जरा इस्लाम की राय में भी इसको डिस्कस करेंगे, और मैं इसका मूड अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा सा भी बनाती हूँ। क्या बना रही हैं? किसी को जानती हो जो आके बता सकें कि मैं ये माफ़ी जानती तो मैं हूँ, लेट मी ट्राई। आप जरा एक क्या रही हैं? लोगों को कॉल्स करती हूँ माफ़ी के बारे में बात करें, माफ़ करना, फॉरगिव करना, फॉरगेट करना, किस तरीके से आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं और ये चीज़ें एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मैं और बिजली और आयशा जो हैं थोड़ी बहुत फॉरगिवनेस माफ़ी दे, मुझे फिर भी तकलीफ हो रही है सोच साच के इस बारे में। मैं एक बहुत ही अजीब सी एग्जांपल देने वाली हूँ, बट इट इज एक्चुअली ट्रू। ये करेला है, कड़वा है, ठीक है, इसी कड़वाहट को खत्म करना इज एन आर्ट। इसी तरह से अपने दिल की कड़वाहट को खत्म करना इज नॉट एन आर्ट, मगर हाँ आप सीखते हैं, पूरी जिंदगी आप सीखते रहते हैं कि किस तरह से एक बेहतर इंसान बनना है। और तुम अपने दिल की कड़वाहट को आज खत्म करना, मैं करेले की कड़वाहट को खत्म करना। बिजली अगर आपको कोई दिल दुखाए तो आप बेशक उसे माफ़ कर दें, लेकिन उसके साथ दोबारा दोस्ती करने की तो जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने आपको उसको वाकई में माफ़ किया है या नहीं किया है। मुझे ये बात भी ना कभी समझ में नहीं आती कि ठीक है आयशा मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अब वो दोस्ती वैसी नहीं रही। इस्लाम में है कि आप जो है ना, मैं इतना तो नहीं जानती लेकिन थोड़ा बहुत जानती हूँ कि आप जो है जिससे आपकी नाराज़गी जो भी है, लेकिन उससे दिल में बुग़्ज़ लग के या हसद रख के ना मिले। ये तो है, गलत है। दिल से, हाँ। तो आप अगर आपने माफ़ कर दिया है वो उसको फेल है। अगर आपका दिल करे तो आप मिले, नहीं दिल करे तो आप ना मिले। और मैं भी थोड़ी सी एहतियात करें, अपनी कोई ऐसी बात उसको ना बताएं जो किसी को पता चल गई तो आपको वाकई में बहुत बड़ा नुकसान हो। या फिर अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप उनको कड़वे करेले खिला दें। करेलों में नीम चढ़े, करेलों को मीठा करके खिलाएं। अच्छा मैं बना रही हूँ अनुषे करेले, कीमा करेले बेसिकली बना रही हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी करेले बनाने में ये होती है कि करेलों में से कड़वाहट कैसे निकाली जाए। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने करेलों को धो लेना है, ड्राई कर लेना है, और उसके बाद डिफरेंट तरह से लोग करेले काटते हैं। कुछ लोग लंबे भी काटते हैं, कुछ लोग गोल रिंग्स में भी काटते हैं। आई ऑलवेज कट करेले इस तरह से। अच्छा इस तरह से, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है अगर मुंह में थोड़े थोड़े से जो है ना वो करेले आए। मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़े से सॉलिड भी। हाँ सॉलिड आने चाहिए। और दूसरी चीज ये, लेकिन अगर कड़वे हो तो उसको अभी मैं करके कड़वाहट निकालोगी। हाँ कड़वाहट इसकी मैं निकालूंगी। और सबसे पहले हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए, उबालना कभी भी करेलों को नहीं चाहिए। इसको हम हमेशा फ्राई करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोग इसमें गुड़ भी शामिल करते हैं, मैं इसमें हमेशा ड्राई इमली शामिल करती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू। ड्राई इमली की वजह से जो है वो ये काफ़ी कम कड़वे लगते हैं। और हल्के से नमक के साथ मैं इसको करूँगी फ्राई। कुछ लोग नमक लगा के भी रखते हैं, वो भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम। नमक लगाएं, इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा, अच्छा से ड्राई करें, उसके बाद इसको करें फ्राई। ऑयल गर्म होना चाहिए ऑलरेडी पहले से। और एक काम वो ये कि जब आप इसको काटेंगे ना
तब भी इसमें होगी थोड़ी थोड़ी सी नमी, ठीक है। तो इस नमी, और ये देखो ये जो नमी है ना, दिस इज करेले का पानी बेसिकली कड़वा होता है, बिल्कुल। तो ये आधे से ज़्यादा निकल जाएगा। अच्छा जी, अब हम इन करेलों को फ्राई होने के लिए ऐड कर देंगे, ठीक है। आंच हल्की होगी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे, लेकिन इतने के ये अच्छे से पक जाएं। साथ में मैं इसमें ड्राई इमली ऐड कर दूंगी। ये लिक्विड इमली ऐड नहीं करनी, बिल्कुल ड्राई ऐड करनी है। तो ये 1 तकरीबन मैं गुठलियाँ इसमें शामिल कर रही हूँ। इमली बिजली, यस, इसकी जो खटास आएगी ना करेले में, उससे करेले आपको कम कड़वे लगेंगे। हल्का सा सॉल्ट मैं ऐड करूंगी, वरना आइडियल सिनेरियो ये होता है अगर आपके पास टाइम है कि सॉल्ट लगा के आप थोड़ा सा पानी इसका निकाल लें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर मैं करेलों को काट के फ्रीज कर लेती हूँ। जब आप 3-4 दिन बाद फ्रोजन करेले इस्तेमाल करते हैं ना, ऑटोमेटिकली कड़वाहट कहीं गायब हो जाती है। सही है। तो यहाँ की अफादियत, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स रहती हैं। फ्रीज करने से इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, हाई हीट पे पकाने से क्योंकि करेले के अपने फायदे भी तो बहुत फायदे हैं, वो भी मैं बताऊंगी। और साथ साथ जो है वो एकदम से आग लगाऊंगी अभी मैं। आग में ये एकदम से ही लगती है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। अच्छा, इन करेलों को जिस ऑयल में फ्राई करेंगे वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इस ऑयल को बाद में मैं खाने में इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये ऑयल ही बेसिकली कड़वा होगा बहुत। बिल्कुल सही है। सो अलग से प्याज को हम यहाँ पे भूनेंगे, और प्याज को हम यहाँ पे। बेजी, कभी किसी ने तुमसे माफ़ी मांगी है बिल्कुल आके कि मुझे माफ़ कर दो, या जो भी हुआ जाने दो? कोई फैमिली वाले ने, किसी फैमिली मेम्बर ने? और जब इंसान माफ़ी मांगता है तब आगे वाले का मेरे ख्याल से फ़र्ज़ होता है कि वो फिर जाने दे जो भी हुआ। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी थे, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तब तो इंसान जो है वो जिंदा ही ना रह सके इस दुनिया में। इसके बाद तब बहुत ज़्यादा माफ़ी तो बहुत ज़रूरी है। माफ़ी कोई मांगे तो ज़रूर दे दे, और ये भी नहीं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। अच्छा, मगर फोन जरा उठा ले, शाजिया बाजी का फोन आया हुआ है। अच्छा, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको जुम्मा बहुत मुबारक हो। आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, बिल्कुल आयशा बहुत अच्छी डिश बना रही है। करेले जो है यूजुअली लोग नहीं खाते हैं, आप बना रही है इतने अच्छे डिफरेंट तरीके से, तो जरूर हम लोग खाएंगे और ट्राई करेंगे। थैंक यू, जरूर बनाइए। अनुषा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और इससे बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। एक तो मैं अनुषा अपनी जो बात बताऊंगी ना, बिल्कुल। मैंने अपनी अम्मी को देखा, मैंने अपनी अम्मी से सीखा। मेरी अम्मी का दिल बहुत बड़ा, मेरी अम्मी हर चीज को माफ कर देती, हर चीज को मुस्कुरा के वो कर देती थी ना। मेरे अंदर ये चीज आई अपनी माँ से। आप यकीन करें, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी बर्दाश्त आ गई और मैंने भी हर एक को माफ करना शुरू कर दिया। कि सिर्फ एक लम्हे की बात होती है अनुषा, उस वक्त आप अपना दिल बड़ा कर लें और माफ कर दें, उसको भूल जाएं। अगला बंदा बाद में जरूर रियलाइज करेगा कि मैंने इसके साथ गलत किया था ना। हाँ, मेरे ख्याल से अगले बंदे को समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। और मैं यही चीज चाहती हूँ अपने बच्चों में डालना कि अगर मैं ये चीज करूंगी तो मेरे बच्चे भी माफ करना सीखेंगे। तो ये उनकी तरबियत का हिस्सा होती है। अगर चलती है तो जरूर आपको मिलती है ये चीज, और माफ कर देना चाहिए, जरूर कर देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त आपको तकलीफ होती है, लेकिन बाद में आपको बहुत सुकून मिलता है, आप रिलैक्स होते हैं कि हमने इंसान का खुद बोझ हल्का हो जाता है कि मैंने तो माफ किया अपनी तरफ से, आगे माफ किया। वो तो हमें एक दूसरे को जरूर माफ करना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है शाजिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और आपने भी अपनी उनकी वालदा हमेशा सबको माफ़ कर देती थी। अच्छा, मुझे बुरा उन लोगों के लिए भी लगता है जिनके साथ लोग नाइंसाफ़ी करते हैं, वो बेचारे हमेशा माफ़ कर देते हैं। ठीक, एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद हमारे कुछ गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, इस रेसिपी को भी कंप्लीट करेंगे। मैं बस ये बता दूं कि मैं चिकन का कीमा ऐड कर रही हूँ और नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमोशन है, लेकिन साथ ही साथ हमारी रेसिपी भी तैयार हो रही है। आज बात हो रही है फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, किस तरीके से हम लोगों को माफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर खुद अपने अंदर एक चीज़ लाना कि ठीक है मैंने उसको माफ़ किया, या किसी चीज़ को दरगुजर करना। अच्छा, किसी चीज़ को छोड़ देना या माफ़ी देना दो अलग अलग चीज़ होती है वैसे, बाय द वे, कि इसको छोड़ देते हैं, छोड़ो दिल से माफ करना एक बहुत बड़ी चीज होती है वाकई। और वो हर एक की बस की बात नहीं है। जब तक आपको कोई इंस्पिरेशनल बात कोई ना बताए, तो वो आज हम सीखेंगे। किसी ने अगर आपको कड़वे करेले खिलाएं तो आप फिर भी उनको नॉन कड़वे करेले खिलाएं बना के। या ये भी कहते हैं कि आगे से आप हमेशा प्यार दें,
चाहे आगे वाला कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, किसी तरीके से भी आपके उसने दिल दिखाया हो। अच्छा मुझे, मैं इस पे सॉरी नहीं बोले मैं इस पे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टचिंग ये बात लगती है कि अगर मैं किसी को कोई बात सुनाती रहूँ आगे से कोई कुछ बोले ही नहीं है ना, इतना कुछ बोल दिया और आगे से उसने कुछ कहा ही नहीं, तो आई थिंक दिस इज व्हाट टचेस योर हार्ट। और जैसे बिजली पहले भी कह रही थी कि हमारे मजहब में भी है, लेकिन हम खुद भी तो हमेशा माफ़ी मांगते रहते हैं। बाजी देखिए, जब हम दुआ करते हैं या नमाज पढ़ते हैं तो क्या उसमें फिर माफ़ी भी तो मांगते हैं ना, बिल्कुल अपने कार की बात, मुझे माफ़ कर दे। सच्ची सच्ची मुच्ची की बात है, ये झूठ मूठ की बात नहीं। मेरे अम्मा अब्बा के सामने वालों से झगड़ा हो गया था, ठीक है जी, उन्होंने ना मेरे अम्मा अब्बा के साथ बदतमीजी की, लेकिन मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं की, वो चुप रहे। उन्होंने कहा छੱਡ दो, ऐसा आप अपनी ज़बान ख़राब करोगे, आपको गुनाह मिलना है, ठीक है। तो मैं स्कूल से आ रही थी, मैंने उनको देखा और मैंने मुंह फेर लिया, मुंह फेर के मैंने कहा फिटे मुंह कह के मैं अंदर कार में आ गई। मैंने आके अपनी माँ को बताया, मेरी माँ ने जुत्ती ली है और मुझे ठीक ठाक कुटे है, और मुझे कहने लगी कि ना मुझे साथ लेके सामने वालों की कार में गए। उन्होंने कहा मेरी बेटी ने आपको सलाम नहीं किया और आपको फिटे मुंह कह के आई, इसको थप्पड़ मारे। पहले उन्होंने कार में पिटाई की और उन्होंने इस बात को इतना अच्छा समझा, उन्होंने मेरे माँ बाप से ना खुद ही माफ़ी मांग के, और आज वो चंगे चंगे दोस्त हैं। ये बिल्कुल, और अपने बच्चों को भी बिल्कुल सिखाना चाहिए कि एक दूसरे से ज़रूर माफ़ी मांगें, बड़ों को हमेशा सलाम करें। बेशक आपकी वालदा किसी से बात ना करती हूँ, लेकिन आप उनको ऐसे नहीं कर सकते, बड़े हैं, उनके भी कुछ घर के आदाब, बच्चे जो है ना अपने घरों से ये चीज़ सीखते हैं। और मैं अपने मोहल्ले वालों को ये बोलूँगी, आपकी किसी से भी लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने बच्चों को ना माफ़ी मांगना, सलाम करना और बड़ों को अदब करना सिखाएं। आप ये भले उनसे लड़ाइयाँ हो, लेकिन आप बोले नहीं, आपने उनको सलाम भी करना, उनसे कोई गलती हो आपने उनसे माफ़ी मांगनी है। ये हमारे कार से मिलती है सारी चीज़। रेसिपी बता दें हमें? जी मैं रेसिपी बिल्कुल बता देती हूँ। मैंने ब्रेक में ये किया था कि कीमा जब पक गया था ना, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड किया। जब हम घर पे कीमा करेले बनाते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप टमाटर 4 बड़े बड़े काट के ऐड कर दें, मगर आई अंडरस्टैंड कीमा करेले एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर टमाटर महंगे भी आपको लगे तो आप प्यूरे ऐड कर सकते हैं, बुरी नहीं लगती उसमें, ऐसा नहीं लगता कि ओहो ये क्या ऐड कर दिया। तो मैंने प्यूरे ऐड की थी तकरीबन हाफ कप। उसके बाद मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, हल्का सा गरम मसाला ऐड किया। अच्छा अब मैंने क्या किया कि करेलों का ऑयल मैंने उसी में रहने दिया। अभी मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए, इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए, और यूजुअली इस स्टेज पे आप क्या करती हैं कि आप इसको लगाते हैं दम अच्छा सा। तो जब आप दम लगाते हैं सारी चीज़ें फिर मर्ज हो जाती हैं। और एक काम जो कि बहुत कम लोग करते हैं कीमा करेले में, वो मैं करूँगी, हल्का सा दही ऐड करके। इससे क्या होता है कि आपको ड्राई नहीं लगते कीमा करेले, थोड़ा सा एक रस में सा फ्लेवर इसका हो जाता है। आई नो ये एक डिफरेंट सी चीज़ है, मगर ये एक थैंक यू, इससे एक बड़े मज़े का जो है ना वो टेक्सचर आता है। और जिस तरीके से मिक्स कर रही है वो भी मज़े का, क्योंकि हमने विस्क नहीं किया तो इसी तरह से हमने जल्दी से इसमें कर दिया विस्क। एंड बस इतनी सी दही, थोड़ा सा दही, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत खट्टे हो जाएंगे। फिर हमने इसमें इमली भी ऐड किया, नीचे टमाटर भी ऐड किए हैं, सही है। अच्छा, और अब एक काम जो हमेशा मैं करती हूँ कीमा करेले बनाते हुए, वो ये करती हूँ कि इस तरह से इसको प्रेस करके ऑयल निकाल के उसके बाद फिर मैं सर्व करती हूँ। अच्छा, तो ये ऑयल हम निकाल भी सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन पकाने के बाद। अगर आप पहले ही कम ऑयल ऐड करेंगे ना तो वो करेलों में कच्चा बन रह जाएगा, चिकन में कच्चा बन रह जाएगा, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा ऑयल में, लेकिन उसके बाद निकाल के किसी सब्जी में आप वो उसी दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दम पे रख सकते हैं 2 मिनट, लेकिन हमने इस तरह से प्रिपेयर कर दिया है। हम इसको करेंगे सर्व। और एक और चीज़, इसमें मैंने करेलों की मिकदार बहुत कम यूज़ की है, लेकिन अगर आप एक करेला लवर हैं तो आप इसमें 1 किलो करेले और आधा पाव लिटरली चिकन से भी काम चला सकते हैं। बिल्कुल सही। सुनो, मुझे तुम्हें करेलों के फायदे भी बताने हैं। हाँ, करेले के फायदे तो बताओ यार, क्योंकि करेला जबकि लोग जो है उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं उनको बड़ा शौक होता है और उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है करेले का। सबसे ज़्यादा फायदा आप इस तरह से उठा सकते हैं अगर आप करेले का जूस पिए, बिकॉज उसमें ये सारा ऑयल नहीं होगा, फैट नहीं होगा, मिर्च मसाले नहीं होंगे। डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि करेले का जूस आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड एक रिसर्च के मुताबिक 30 ml इन अ डे अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो दैट इज़ हार्मलेस फॉर यू। और आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है, सिस्टम को, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, इसमें बहुत सारा विटामिन ए है, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा है, फोलेट जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो इम्यून सिस्टम को जो है वो आपके बहुत अच्छा रखता है, बीमारियों से आपको बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, क्लेंसेस द लिवर। लिवर को क्लेंस करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होता है, इसलिए क्योंकि जितना भी खाना आप खाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो जब आपकी बॉडी में जाती हैं तो वो टॉक्सिफाई करती हैं आपकी बॉडी को, तो उसको बेसिकली करता है ये डिटॉक्सिफाई। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। और
अच्छा जी, ग्लोइंग स्किन और लस्ट्रस हेयर के लिए अब तो सब करेला खाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इसमें जो विटामिन ए होता है वो भी अगर आप बालों में लगाएं, अगर आप आयरन कहते हैं आयरन वाली चीज़ अगर आप बालों में लगाएं तो उससे जो है वो करेले का जूस भी पीने से आपके बालों को और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फर्क आई वुड ऑलवेज से जिस भी चीज़ के बारे में आप एडिबल चीज़ के बारे में सुनते हैं ना कि बालों में लगाने से शाइन आती है, खाने से ज़्यादा खाएं, खाने से जो शाइन आएगी और खाने से जो एक हेयर ग्रोथ बढ़ेगी वो एक अलग चीज़ होगी कंप्लीटली। सही है। ऑल राइट, गुड फॉर योर आईज बिकॉज इट हैज़ लोड्स ऑफ विटामिन ए और हर वो चीज़ जिसमें विटामिन ए होता है वो आंखों की सेहत के लिए इस हिसाब से अच्छी होती है कि वो कैटरेक्ट यानी कि मोतिये की जो जैसे कुछ लोग होते हैं उनको 40 साल की उम्र में हो जाता है, कुछ लोग होते हैं उनको 50 साल की उम्र में होता है, तो उसकी ड्यूरेशन को एक्सपैंड डिले कर देता है। ठीक है। अच्छा जी, ब्लड शुगर लेवल इसकी बिटरनेस जो है वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं इसमें बहुत कम कैलोरीज हैं, बहुत कम फैट है और कोलेस्ट्रॉल तो ना होने के बराबर। There you go। तो बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं जो मज़े हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए। हाँ, और करेला भी मज़े का होता है। ये भी बेचारी की एक बदनामी हुई है कि मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर सही तरीके से बनाया जाए तो करेले का अपना एक, जैसे बिजी कहती है, स्वाद है वाकई में है उसका। बाजी आप ब्रेक दे और मैंने ना ये करेला कीमा जो है ना वो खाना है। अच्छा मैंने कुछ गेस्ट को भी इनवाइट कर लिया है, वो भी पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच आयशा। थैंक यू यार। अब मैं अपना बस ऑर्डर देने निकलूंगी एंड इसको अच्छा से सर्व करने के बाद। ठीक है, काफी दिन से नहीं ऑर्डर किया, बड़ा अरसा हो गया, हमने कपकेक वाला मजाक नहीं किया आयशा के साथ। हां बाजी ये देखिए ना, करे ले आए ना ब्रेक वो वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारे घर में जो बातें हो रही हैं वो हमेशा अच्छी चीज़ों पे कोशिश करते हैं थोड़ी सी रोशनी डालें, लेकिन आज लोगों को समझाना कि क्यों इतना ज़रूरी है कि हम अगर हमारा दिल किसी से दुख जाता है तो हम उनको माफ़ कर दें, माफ़ी दे दें, या अगर हमने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो हम उनसे माफ़ी मांगें। हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है, साइकोलॉजिकली अगर आप किसी को माफ़ ना करें या फॉरगिवनेस ना मांगें तो आप पे क्या बर्डन होता है। इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी हमारी इस्लामिक स्कॉलर को, मोटिवेशनल स्पीकर को, शाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? एक बार फिर बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का। और साथ ही साथ डॉक्टर अजमल काज़मी साहब हमारे पास, माय साइकोलॉजिस्ट। सामने सर कैसे हैं? और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का, आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल तो अफशा साहिबा यही होता है कि अंग्रेज़ी में मैंने आपसे कहा था बड़ा आसान है पूछना, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसके मायने कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। बट व्हाट इज़ फॉरगिवनेस, या किसी को माफ़ कर देना या माफ़ी मांगना, माफ़ी की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? पहले तो आई थिंक अनुषा वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड इटसेल्फ। हाँ, बेसिकली माफ़ी, माफ़ कर देना, बिल्कुल अल्लाह ताला की भी सिफ़ात और अल्लाह का नाम है ना, गफूर रहीम है, रहमान है। अफ़ बेसिकली द वर्ड इज़ अफ़। ठीक, जैसे आपने देखा होगा अभी रमज़ान में हमने जैसे कहा अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी, कि अल्लाह ताला मोहब्बत माफ़ करने को पसंद करता है। ठीक है, सो अफ़ बेसिकली मीन्स मिटा देना, मिटा देना, हटा देना या उसको डिलीट कर देना। सो अगर आप किसी चीज़ को हटा दें, मिटा दें इस तरह से कि वो थी ही नहीं, ठीक है, तो अब अगर हम इसको लेकर आएँ, बिकॉज इंसान परफेक्ट नहीं है ना, नहीं है परफेक्ट, तो उससे मिस्टेक्स भी होंगी, उससे गलतियाँ और गुनाह भी होंगे। तो ये टू वे है, एक ये है कि हमने अल्लाह से किए हुए गुनाहों पे माफ़ी मांगनी है, एंड वन इज़ फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, कि जो आपस में हमसे गलतियाँ एक दूसरे से होती हैं उस पर हमने माफ़ी मांगनी है। तो इसीलिए इसमें यूँ समझ लीजिए कि माफ़ कर देने का मतलब ये होगा यू आर नॉट गोइंग टू पनिश दैट पर्सन। आप उस शख्स के साथ जो अब हार्म करने वाले हैं या रिवेंज लेने वाले हैं या उसको कोई बुराई उसके साथ करने वाले हैं, उससे आप रुक जाएं, हट जाएं। सो दिस इज़ बेसिकली माफ़ करना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि वही जो हट जाएं या उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, वो हम ऐसे कहते तो हैं लेकिन करने में बड़ा
एक बड़ी चीज़ होती है, यू नो, इट्स डिफ़िकल्ट। अगर किसी ने आपके वाकई में दिल दुखाया है और या फिर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो कहते हैं कि जाने दें, लेकिन कह दिया आपने, अब मुझे पता है कि मैं कैसे उसको जाने दूँ। तो इज़ इट, डू वी नीड हेल्प, डू वी नीड सम एक्सरसाइजेज वेयर वी लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, या ये खुद इंसान में एक चीज़ आ जाती है अंदर? देखिए एक्चुअली बात यह है कि आपका जो है मेंटल स्टेट क्या है, हाँ, बताते खुद। अब साइकेट्रिक इश्यूज जो हैं जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। अब किसी को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है हाँ, और उसके साथ किसी के साथ कोई उसके साथ ज्यादती करे या कोई उसको कुछ कह दे तो वो क्योंकि हसास वो बहुत हो जाता है, तो उस चीज़ को वो फील ज़रूरत से ज़्यादा करता है। बिल्कुल सही। अब एक नॉर्मल इंसान जो कि बिल्कुल हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके घर में भी कोई मसले नहीं है और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़िंदगी से मुतमईन है, तो वो बहुत सारी लोगों की चीज़ों को नज़रअंदाज करने में उसको कोई मुश्किल नहीं होती। तो अगर कोई हसास, जैसे आपने कहा ये सेंसिटिव है, तो मैं उसका दिल अगर अनजाने में दुखा दूँ, मैं फ़ौरन जाके सॉरी कह दूँ, वो ठीक हो जाएगा? नहीं, फ़ौरन सॉरी कहने से देखिए ठीक होना या ना होना उसके अंदर डिपेंड करता है, यानी एनवायरनमेंट से उसका इतना ताल्लुक नहीं है। जैसे सपोजिंग हम तीनों यहाँ बैठे हैं, यहाँ से कोई चलता हुआ चले जाए बगैर सलाम किए, वो तीनों को जानता है, हम तीनों का रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा अपनी साइकोलॉजी और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मैं समझूंगा कि शायद ये मुझसे नाराज़ है और उसने मुझे इग्नोर किया है, आप समझेंगे कि नहीं ये शायद इसने मेरी तरफ देखा ही नहीं है, आप कहेंगे ये शायद, आप उसको दूसरी तरह देखेंगे, आप देखेंगे कि शायद ये किसी परेशानी में मुब्तला है, तो हम तीनों की सोच फ़र्क हो गई। तो मुझे गुस्सा बहुत आएगा, आप नज़रअंदाज करेंगे, आपको उससे हमदर्दी होगी कि आज ऐसा उसने क्यों किया है। तो इंसान की अपनी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि वो किन बातों, एक तो जेन्युइनली गलत बातें होती है ना, कोई आदमी किसी पर तोहमत लगा दे, किसी पर इल्ज़ाम लगा दे, ऐसी बात करे जो कि उसने नहीं किया है, वो माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं हो, उस पर तो बुरा हर शख्स को लगेगा। लेकिन जो इश्यूज़ हमारे साथ होते हैं वो हम छोटी छोटी बातों पे हसास होते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान की अपनी सेहत पर होता है। क्योंकि अगर किसी से मैं नाराज़ हूँ, उसका असर मेरे काम पर भी पड़ेगा, मैं घर पे आऊँगा मेरे घर पे भी पड़ेगा, मेरे बच्चों पे भी पड़ेगा। तो मैं अपनी पूरी सिस्टम मेरा अपना ख़राब हो गया, उसको तो शायद याद भी नहीं होगा उसने मुझे कुछ कहा। अच्छा, एक और ये चीज़ है कि कोई अपने दिल में लेके बैठ जाता है, दूसरे लोग भूल भी जाते हैं कि ऐसा हमारे बीच में हुआ था। और दूसरी दिल की कैफियत है ना, और वो दिल जब तक आपका मुतमईन नहीं होगा, यू विल बी बिहेविंग। आप कहते भी है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन हम भूलते नहीं, क्योंकि अगली दफ़ा जब हमारे बीच में लड़ाई होगी मैं बोलूँगी लेकिन याद है 2008 में तुमने ये बात की थी और तुमने मेरे पैसे ऐसे कर दिए थे और तुमने मुझे वो, एंड बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ ये क्या बात है, मुझे तो याद भी नहीं पता है फिर क्या है, फिर इस लफ्ज़ को नहीं समझे है ना। अफ का मतलब होता है डिलीट कर देना। जैसे आपकी एक फ़ाइल डिलीट होगी, इसका मतलब है ना तो वो ज़ुबान पर आए ना वो दिल में था, वो भूल गया, यू हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन इट। इफ समबडी इज रिपीटिंग इट आफ्टर 8 years, इसका मतलब है वो भूला नहीं था, तो फिर भी और फिर वो कहीं ना कहीं उसको याद करता रहा है, तो वो कॉन्शियस में रखा, उसने उसको वो पीछे नहीं ले गया अपने। और मैं एक आप शायद इस पर अग्री करेंगे, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जितने लोग अपने पास्ट को लेकर अपनी नए आर्ग्यूमेंट में लाते हैं वो लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते। जो हमेशा अगर एक नई लड़ाई हो रही है, ऐसा नई आर्ग्यूमेंट हो रही है, लेकिन याद है परसों तो तुमने ये किया था, तो उससे बहुत चीज़ें बुरी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम है आप उसको टैकल करें, पास्ट में ना जाए। बुनियादी जो सोच इंसान को अपने अंदर, देखे इंसान सारी ज़िंदगी अपने आप को करेक्ट करता है, यानी जब आदमी बचपन से लेके इसी तरह जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान को अपने आप को हैंडल करना सीखता जाता है। तो ये इंसान का सीखना ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बताते लोगों को जनरली वो ये है कि आप पास्ट में नहीं रहें, प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहें। अगर आप पास्ट में रहेंगे तो आप ना तो तरक्की कर सकते हैं, ना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको कोई ट्रेन करने का तरीका है, अपने ब्रेन को ट्रेन करने का कोई तरीका है एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, जहाँ पे आप लोगों को सिखाते होंगे कि किस तरीके से आप पास्ट में डेल्व मत करें, आगे देखें? कोई इसका तरीका ये है कि आपके देखिए ज़िंदगी के अंदर गोल्स होने चाहिए। ठीक है, हाँ, आप आगे हम अभी आज यहाँ बैठे, हम इससे पहले भी मैं शायद 1-2 महीने पहले प्रोग्राम में आया, बिल्कुल। अब उस वक्त हमसे अभी हम बैठे हैं तो वो ये 2 महीने गुजर गए। तो अब यह है कि अब आगे के लिए आपकी ज़िंदगी के गोल्स होने चाहिए, मकसद, यानी गोल्स ऐसे नहीं हो जो अनअचीवेबल हो, छोटे छोटे गोल्स कि मैं इस हफ्ते जो है सैटरडे के दिन मैं फलाने के घर मिलने जाऊँ, या मैं इस वीकेंड पे ये एक्टिविटी करूँगी, जायज़ यानी अल्लाह के हुदूद में रहकर जो एक्टिविटी निकालूँ करनी चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में गोल होने चाहिए।
जब आप सुबह उठे तो आपको पता होना चाहिए मैंने आज करना क्या है। अगर जैसे मुझे यहाँ प्रोग्राम पे आना था, जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता था प्रोग्राम में आना है, तो मेरे जहन में और कोई चीज़ें नहीं आ रही थी सिवाय इसके कि मुझे यहाँ आना है। जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं खाली दिमाग या खाली काम जो होता है, जो आपके पास बहुत टाइम होता है तो आप इन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ, एम्प्टी माइंड तो डेफिनेटली वो फिर पास्ट में जाएगा। और आप देखें एक मसरूफियत है और एक देखें आपकी निगाह किन चीज़ों पर रहती है। आर यू अ पेसिमिस्ट, आर यू यू नो हाँ ऑप्टिमिस्ट, ये बड़ा इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में आपका नजरिया क्या है, आप पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं? आज आप देखें अगर लाइट चली जाए बहुत से लोग उस पे रोते रहेंगे, बहुत से उसके अंदर बहुत से लोग गाड़ी में बैठ बोलेंगे चलो हम डॉल्फिन मॉल जाते हैं, वहाँ मौसम बेहतर है। बहुत से लोग उसमें से भी अपनी चीजें अच्छी निकाल लेंगे। तो ये अप्रोच की बात है। आदमी की 8 किस्म की पर्सनैलिटीज हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। 8 मुख्तलिफ किस्म की पर्सनैलिटी है, बाद में 2-2 आ रही होती है। तो हर आदमी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो चल रहा होता है। तो पर्सनैलिटी की अगर बात है तो मैं रोज़ अपना जायज़ा करने की कोशिश करती हूँ कि आज मैंने क्या गलत किया, या मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिससे किसी का दिल दुखता है, तो क्या हम अपनी पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझ में कुछ खामियाँ हैं, मैं जानती हूँ, टेम्पर बहुत जल्दी, या कभी कुछ कह दिया, किसी का दिल उस वक्त दुखा दिया, बाद में ये रियलाइजेशन है कि आई सेड समथिंग रॉन्ग। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि ये फितरत है तो है, या आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है तो ये बदल नहीं सकता। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ होती है where you feel like maybe I can never change, maybe this is the way I am. इसमें कितनी सच्चाई नहीं है, ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। बात हो रही है आज फॉरगिवनेस की, माफ़ कर देना या माफ़ी मांगना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे मैं जिसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि हमारा ईगो भी बीच में आ जाता है। ईगो को हम जो आपने कहा था आम लफ्ज़ों में, या ख़ुद या अना या जिसकी भी बात करें, आप किसी से भी बात कर लें, हाँ वो 5 साल हो गए हमारी बात नहीं हुई, क्यों, क्या हुआ, बस लेकिन अब वो जाने दें, जो भी हुआ उसने गलत किया। लेकिन अब तो वो बात भी हो गई, ख़त्म भी हो गई, आप लोग आगे भी बढ़ गए। लेकिन एक दफ़ा भी किसी ने फ़ोन उठा के आई एम सॉरी या आज इसके बारे में बात करते हैं। ईगो के बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है और इससे कितना हमें नुकसान हो सकता है या क्या? आई थिंक ईगो जो है इट्स नॉट अ पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है पॉजिटिव, ठीक है। अपने आप को कुछ समझता है इंसान, उस वक़्त बेटर समझ रहा होता है तो वो उसको आड़े आने की एक वजह मिल जाती है कि आई एम बेटर देन आप। मैं तो इसको यहाँ से रिलेट करूँगी। अब देखिए, जब हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने एक फल ही खाने से मना किया था ना, ठीक है, उन्होंने खा लिया, किसी के बहकावे में आके खा लिया, ओके, बट देन उनकी रियलाइजेशन हो गई दैट वी मेड अ मिस्टेक, माफ़ी मांगी, ठीक है, सो ही केम and he asked for forgiveness, बिल्कुल सही, ठीक है। बट एट द सेम टाइम शैतान ने जब सजदा नहीं किया था तो he didn't say sorry, so what was that issue with him that he didn't say sorry? What was that? Why should I say so? Now this question why, अब आप जैसे बात करिए 5 साल फ़ोन नहीं उठा के किया, so उसके बार बार क्वेश्चन जहन में यही आ रहा है, why should I be the first one to call? This means I've accepted that I made a mistake. Well, I didn't make a mistake, it was not my, तो उसकी गलती थी। एक्सेप्टेंस की भी बात हो रही थी ब्रेक के दौरान डॉक्टर साहब, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ठीक है। जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझा जाता है वो ये है कि आपके 3 चीज़ें हैं, एक सुपर ईगो और एक इट, ठीक है, या आप जिसे कहते हैं एक बच्चा इंसान में, एक जवान है इंसान में, एडल्ट है, और एक ज़ईफ़ है जो बुज़ुर्ग है या समझ लें ज़मीर है उसका, ठीक है। अब ईगो जो है ना वो डेवलप करती है ओवर टाइम एंड ओवर एज। अगर आप अक्सर देखें एक घर में अगर 5 बहन भाई हैं, उनमें सब एक जैसे नहीं होंगे, बाज़ बहुत हसास होंगे, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बाज़ अब बहुत लाउबाली होंगे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा। यानी आपको अपने हर वक्त अपने इलाके घर के पास जानने वालों में हर किस्म के लोग मिलते रहते हैं। अब बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत हसास होते हैं ना, उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। अब बाज़ लोगों को जैसे चाइल्डहुड में कोई बहुत सारे ट्रॉमे से कोई आदमी गुजरा हो, या माँ से बहुत दूर रहा हो, या उसको माँ बाप ने उसको मोहब्बत नहीं दी हो, या बड़े मसाइल से गुजरा हो, तो वो उसकी पर्सनैलिटी में हसास बहुत हो जाती है। उसका ईगो जिसे कहते हैं ना वल्नरेबल हो जाता है। जब किसी का ईगो वल्नरेबल होता है तो उसको फिर हर चीज़ बहुत महसूस होती है। बिल्कुल सही है। और जब आदमी को चीज़ इतनी महसूस होती है ना, उतना ही उसको उस पर वो रिएक्ट करता है। है। अगर आदमी को कोई चीज़ महसूस ना हो
तो वो फिर उसको बहुत सारी, अच्छा जिसको महसूस नहीं होती उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि इसको क्यों महसूस हो रही है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, मुझे तो कुछ हो नहीं रही है, पता ही नहीं चला, तो बड़ी मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा इसको इतनी ज्यादा क्यों महसूस हो रही है। तो अब ये है कि जब किसी को ये प्रॉब्लम हो ना, अब उसमें हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर पहले ऐसा था कि हम लोग बुजुर्गों के साथ रहते थे, बुजुर्गों के साथ रहते थे, बुजुर्गों का एक सुपर भी होता, बुजुर्ग बड़े आपको मशवरे देते थे, आप जाके उनके ऊपर बैठते थे, बचपन से वो कहानी सुनाते थे, तो एक आग बाद एक वो था। अब वो सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई आदमी को बार बार या खातून का बार बार ये तकलीफ महसूस हो रही है तो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। किसी काउंसलर के पास जाएं, साइकोलॉजी के पास, या किसी इवन दीनी लोगों के पास आप जाएं, मदरसे जाएं, किसी से अपना इशू बताएं, तो वो फिर आपको वो गाइड करेगा इसको कैसे करें। तो अच्छा, बाज़ औक़ात आप कहते हैं कि और ये बात अफसर साहिबा ने एक्चुअली इस पर काफ़ी रोशनी डाल भी दी है कि डिलीट कर दें, तो जितना इंपॉर्टेंट माफ़ी देना है उतना इंपॉर्टेंट भूलना भी है साथ साथ। कि अगर आपने कहा मैंने तुम्हें माफ़ किया, उस वक्त आप भूल भी जाएं। ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो, लेकिन मैं भूल नहीं सकती। भूलने के लिए तरीक़ाकार ये है ना कि वो अब आपको अपने आप से एक जंग लड़ना पड़ती है। आप किसी चीज को ऐसा आसानी से तो नहीं भूल सकते हैं। और आप समझते हैं कि माफी देना तो मेरा बड़ापन है, लेकिन भूलना मेरे प्यार में नहीं है, ये मेरी चॉइस है। तो भूलने के लिए आपकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होगी तो भूलेंगे ना। आप डिलीट कर रहे हैं, आप अपने आप अनबर्डन कर रहे हैं पीछे से। चंद चीजें हैं जो इंसान को करने की जरूरत है। मैंने ये देखा है बाज़ औक़ात कुछ ऐसी नेचर होती है इंसान की कि जब तक वो उन चीज़ों को डिलीट नहीं करे वो मूव ऑन नहीं कर सकेगा, वो फंस जाएगा। इट्स जस्ट लाइक डस्टबिन को भर देंगे तो उसमें से स्मेल बाहर ही निकलेगी ना। सो जब फॉरगेट का आसान तरीका यही रहता है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए कभी किसी से गलती होगी तो नेक्स्ट डे उससे अच्छी बात भी होगी ना, तो उम्मीद अच्छी रखें। व्हाट हैपेंड नाउ। गलतियां तो माफ़ कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ख़ानदान में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं और मटीरियल चीज़ों पर लड़ाई होती है, प्रॉपर्टी पे, ज़मीन पे, जायदाद पे, ज्वेलरी पे, शादी पे, आई मीन इन चीज़ों पे लड़ाई होती है जो सालों साल माँ बाप को अलग, बच्चों को अलग, भाई बहनों को अलग करती है। देखिए जो शख्स भूलने की सलाहियत पैदा कर लेता है किसी तरह से भी, उसकी अपनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, लेकिन अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी भी हो, सॉरी डॉक्टर साहब, और कॉल भी आ गई है, अगर किसी ने, मेरे भाई ने मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया, मैं तो कभी भूल नहीं सकती। मैं कैसे भूलूँ? नहीं भूल सकते। कैसे भूल सकते हैं आप? वो तो माफ़ी नहीं मांगने वाले, तो मैं माफ़ी मांगूँ? नहीं, आप सही। देखिए प्रॉब्लम क्या है, भूलने की अहमियत क्या है। इसलिए कि अगर जब आप भूलते नहीं है तो आपकी अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो रही होगी। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप भूल नहीं सकते तो जो ज़िंदगी ख़राब हो रही है उसको तो ठीक करें ना। नाजिया की कॉल ले लेते जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। हाउ आर यू नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपने जुम्मे के मुताबिक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक जो है वो चूज़ किया है। थैंक यू। तो मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बहुत से व्यूज़ हमारे क्लियर हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम लोगों की लाइफ में, हम लोगों के रिलेशन में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनसे हम ना तो किनारा कशी कर सकते हैं और ना उनको छोड़ सकते हैं। हाँ। उनको हम माफ़ भी करते हैं, उनकी यानी बुरी बातों को हम इग्नोर और डिलीट भी कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक टर्म यूज होती है कि जी बाज़ लोगों की नेचर या घुट्टी में शामिल होती है। हाँ, वो हमेशा वो कर ही दे रहे होते कर। हाँ बिल्कुल। और यानी एहसान फरामोशी, एक दफा माफ किया, दो दफा माफ किया। हाँ। कि स्नेक नेचर होते हैं ऐसे लोग। हाँ। जो कि आप जितना भी उनके साथ कर लें उन्होंने आपको डंग जरूर मारना है। हाँ, तो उन लोगों के साथ हम कैसे डील करें? और आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, और कब तक यानी हम, होता है ऐसा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है? बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है वैसे। क्या किसी के साथ आपकी अगर कंटिन्यूसली आपको लगता है कि आपके पीछे पड़े हुए, आपने एक दफ़ा तो माफ़ कर दिया, दो दफ़ा तो माफ़ कर दिया, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब ब्रेक के दौरान भी हमें डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। हमारी जो कॉलर थी नाजिया, उन्होंने ये कहा था कि कोई लोग वाकई में आपको पूरी ज़िंदगी, आप एक दफ़ा माफ़ कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा माफ़ कर सकते हैं, पर उसके बाद जो है आपको पता होता है कि क्या आप उनसे डिस्टेंस कर लें, उनको माफ़ ज़रूर कर लें। नहीं, देखें पर्पस क्या है। सवाल ये होता है ना कि इंसान का पर्पस क्या है। अगर कोई एक इंसान, कोई भी शख्स वो किसी की ज़िंदगी को बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ। तो उससे जब उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उस खातून पे, उसके असर, उनका अगर शौहर है तो शौहर पे पड़ेगा, अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चे पे पड़ेगा, अगर वो जॉब कर रही हैं तो उनके जॉब पर पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस वजह से उनकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। हाँ। तो व्हाट शी इज आस्किंग इज फॉर हेल्प। हाँ। यानी ये मदद चाहती हैं ताकि ये जो मुझे बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं, हाँ, कोई शख्स भी हो, कोई भी हो, जायदाद की वजह से हो या किसी वजह से भी हो,
जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो या हम पड़ोसी हैं जो पड़ोसी में रोजाना रात को गाने सुनते रहते हैं, हम सो नहीं सकते, यानी 1000 इश्यूज हो जाते हैं। तो उसको की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी जो मुतासर हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल करें, ये एक्चुअली इनकी है, जिसको हम कहते हैं क्राइंग फॉर हेल्प साइकोलॉजिकली टर्मिनोलॉजी में। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसको फॉरगिव नहीं कर सकती, नहीं उसको नहीं कर सकती, तो उसको आप ये समझ सकती कि भाई ये तो बस मेरी किस्मत में ही है कि ये मेरे साथ ये मसला आ गया। लेकिन जो अल्लाह ताला ने अच्छी बाकी चीज़ें जो रखी हैं उनको तो मैं सही करूँ, उसके लिए अपनी मेंटल हेल्थ को सही बेसिकली अपने लाइफ पे थोड़ा सा फोकस रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को सही करें। यानी लाइफ फोकस का मतलब ये है कि आपकी जहनी सेहत अच्छी हो। जहनी सेहत अच्छी करने के तरीके हैं, वो तरीक़ेकार ये हैं कि आपको जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जो दी हैं, अगर किसी के 2 प्यारे से बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो बड़ी नेमत है। जिनके नहीं है उनसे पूछें। तो इस नेमत को नेमत महसूस करना, अगर आपका शौहर फेथफुल है, वफादार है, नौकरी करता है, पैसा कमाए, घर लेकर आता है, अल्लाह की नेकी है। अगर अल्लाह ने आपको अच्छी सेहत दी हुई है, ये सब नेकी है। जब आप पॉजिटिव चीज़ देखेंगी ना, तो नेगेटिव चीज़ें कम महसूस होने लगेंगी। और दूसरी बात ये कि वंस बिटन ट्वाइस शाय भी होने की ज़रूरत नहीं है, आप मोहतात हो जाएं। अगर आप देखते हैं कि एक शख्स से ये चीज़ें बार बार परसिस्टेंटली आ रही हैं, तो यू डोंट हैव टू बी बिटन फ्रॉम द सेम होल अगेन। आप अपने आप को मोहतात करें, उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप समझते हैं जो चीज़ ट्रिगर करती है उससे अवॉइड करें, बट एट द सेम टाइम अपने दिल को हल्का रखें। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु से पूछा गया कि जैसे गुलाम होते थे उस ज़माने में, अपने जो होते हैं खिदमत गुजार होते हैं, उनको कितनी दफ़ा माफ़ करें। आपने फरमाया उसको 70 दफ़ा डेली माफ़ करो, यानी कि उसकी 70 गलतियाँ पर डे माफ करो। ना टेल मी 70 गलतियों का क्या मतलब है? मींस इमीडिएटली वॉश इट आउट, इमीडिएटली वॉश इट आउट, वरना क्या होगा, वो पाइल अप होता जाएगा। और जैसे उन्होंने कहा कि फिर जो अच्छी चीज़ें उस पर निगाह पड़ने का वक्त ही नहीं बचेगा आपके पास। सो वन नीड्स टू बी वेरी, आप देखें सूरह तगाबुन में भी आता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में आता है कि अगर वो तुम्हारे साथ दुश्मनी की हद तक उतर आए, फ़ज़रूहुम, मोहतात हो जाओ उनसे। व इन तअफू व तस्फहू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। 3 लफ्ज़ माफ़ कर देने के, मोहतात होने के बाद आ रहे हैं। और ये कुरान में वाहिद जगह है जहाँ फैमिली के रिलेशंस में बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि 3 वर्ड्स ऑफ माफ़ करने इकट्ठे आए हैं, बट उससे पहले अल्लाह इज़ गिवन द गाइडलाइन, मोहतात हो जाओ उनसे। सो यू नीड टू चेक योर वीकनेसेस आल्सो, कि कहाँ आप उसको इतना मौका दे रहे हैं कि वो बार बार आपके ऊपर अटैक कर रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आप उसको अवॉइड करें सिचुएशंस और बाकी चीज़ों में मसरूफ हो जाएं। एग्जैक्टली, जो अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में है कि यू कैन आल्सो किल पीपल विद काइंडनेस। वो करते रहते हैं, आप फिर भी उनसे एक्चुअली ऐसा होता है जैसे अच्छे से मिलते हैं, आप फिर भी उनसे सलाम दुआ करते हैं, आप फिर भी जाके उनको सलाम। और हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ होता है। तो मेरे यहाँ पे कोई एक थी खातून, वो भी बच्चों के साथ थोड़ी सी ऑड हो गई थी, तो मेरी वालदा ने हमेशा कहा कि जाके सलाम ज़रूर कर लिया करो। इसीलिए 3 दिन का रखा है। हाँ, 3 दिन से ज़्यादा खुद ही ऑकवर्ड हो जाते थे कि बच्चे इन तमाम चीज़ों के बावजूद। अच्छा, ये भी बच्चों को रोकना, एक तो कि मामू को सलाम नहीं करना या खाला से नहीं करना, या उस आंटी को रिस्पेक्ट नहीं देते, क्योंकि तो आप गलत तरबियत आपकी ये तरबियत मत दें अपने बच्चों को। ये बात भी, अगर आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं और वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, कहते हैं ना कि जब तक इंसान हयात है, आपके बड़े हैं ये वो, आप फ़ौरन उसी वक्त जाके माफ़ी मांग लें। इससे इंसान हज पे जाने से पहले, उम्रा पे जाने से। इसका तो बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए ना, बाज़ लोगों के वालिदैन का इंतकाल हो जाता है और आप वालिदैन की खिदमत नहीं कर सके, बिल्कुल है ना, ये तो बहुत है। रसूलुल्लाह से कई लोगों ने ये सवालात भी किए। बिल्कुल सही है। इसका जवाब जो है वो सुबह सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एग्जैक्ट लफ्ज़ तो याद नहीं, मफ़हूम बता देता हूँ। ठीक है। तो वो ये है कि भाई उनकी कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करो, और उनके लिए दुआ करो, और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करो, हर नमाज में उनके लिए दुआ करो, हैं। तो ये जो किसी का इंतकाल हो गया और आपसे अगर गलती हो, तो उसका तो आसान फार्मूला ये है कि आप उसके लिए जब आपको याद आए, आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, और उसके लिए वो उसके रिश्तेदार हैं, उसके जो जानने वाले हैं, उनका ख्याल रखें। उनके बच्चे अगर हैं तो उनके बच्चों का ख्याल रखें, कंपनसेट करने की कोशिश करें आप। तो उससे ये आपका ये सारा, लेकिन आपको पता हो ये कंपनसेट मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो फिर आप दीन को समझें, अहादीस को समझें, ताकि आपकी समझ में आए जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे वाकई फ़ायदा है और इसके ये दलाइल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे लेडीज़ भी आपके पास आती होंगी, अपनी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बताती हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ पे चीट करते हैं, माफ़ कर देना चाहिए, आप क्या कहते हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसलिए क्योंकि ये आए दिन असल में ये बहुत ही टचिंग सवाल है, और ये जो है ना, औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, शौहर के साथ एक और तो औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मतलब ये कि ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है, हर एक के बस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो
उसमें हम जो नॉर्मली करते हैं, हम तो पहली तो कोशिश ये करते हैं कि भाई अगर हस्बैंड भी आ सके तो आ एक जाए, दफा तो उसको चांस देना काउंसलिंग चाहिए। नहीं, काउंसलिंग करे। काउंसलिंग देखें करें। जो चीज़, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, देखें जो चीज़ हो गई उसको तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन अगर फ्यूचर अच्छा हो जाए तो पिछली चीज़ें दबना शुरू हो जाती है। यानी अगर आपका किसी का आप मसले को हल करना शुरू माफ कर भी देते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि क्यों तुम वीक, शी वाज अ वीक वुमन, उसकी अपनी वीकनेस दिखाई, अपने शौहर को माफ़ कर दिया, शौहर ने हाथ उठाया उसको माफ़ कर दिया, शौहर ने। आई थिंक अनुश्रे, सबसे पहली चीज़ ये, वन शुड नॉट गो इन डिनाइल। एक मसला जब आ जाता है ना, उसको डिस्कस करें, उसको ओपन करें, कम्युनिकेशन को बंद नहीं करें। अगर हस्बैंड चीट कर रहा है, टॉक इट आउट विथ हिम, what led him to cheating her, वो Does that make his cheating okay? That's what I'm saying, ask him। अगर वो, आप देखें हर इंसान की आदत का पता चल जाता है, he's a womanizer, he's a womanizer, वो पता चल जाएगा, ठीक है। Then again जैसे मैंने कहा है, then think of the other things, what is the solution? अगर solution के options आपके सामने टेबल पर आ गए, then pick one of them, ठीक है। either he mends his way, वो अपने तौर तरीके ठीक कर ले तो माफ़ कर दें, लेकिन अगर एक शख्स आदतन वो ठीक ही नहीं होना चाहता और वो आपके लिए अजियत का बाइस बना हुआ है, तो देन यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ, ठीक है। हर एक को अल्लाह ताला ने इतना फहम समझ दिया है कि वो सिचुएशन को बैठ के जब टेबल पे रख के डिस्कस करता है, दोनों साइड से उसकी बात क्लियर हो जाती है। अगर आप उसकी कम्युनिकेशन को बंद करके मेरे तेरे से उसके सवाल शुरू कर दें, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, और 20 लोग आपको 20 राय देंगे और हर रोज़ आप उस राय को आके अपने हस्बैंड पे टेस्ट करेंगे, तो चांसेस विल बी कि और बात बिगड़ जाएगी। व्हाट इफ कि उससे अगर गलती ही हो रही थी और वो ठीक हो जाता और आपने उसको वो मौका ही नहीं दिया कि वो ठीक हो जाए, तो एटलीस्ट उसको अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बट इफ ही कीप्स रिपीटिंग हिज मिस्टेक्स, हमारे पास बहुत आते हैं ऐसे, बहुत केसेस आते होंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है ना, वो ये है कि उसमें क्या सच है क्या झूठ है। एग्जैक्टली। एक साइकेट्रिक इलनेस है जिसमें मर्द को, जिसको मॉर्बिड जेलिसी कहते हैं, जिसमें मर्द को बीवी की फेथफुलनेस पे शक होने लगता है। हाँ, बिल्कुल। बीमारी की वजह से, रियलिटी कुछ भी नहीं होती। इसी तरह से औरत को शौहर के ऊपर शक होने लगता है। हर चीज, हर और दफा आजकल मोबाइल का चेक हो रहे हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है, चेक हो रहे आपका हैं। एनवायरनमेंट ऐसा है, आप घर से बाहर निकलते हैं, मर्द हो औरत हो, आपका सबसे कांटेक्ट होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब एक दफा शक पैदा होने लगता है तो फिर वो मल्टीप्लाई, शैतान उसको मल्टीप्लाई करता है, वो दिमाग में मल्टीप्लाई होने लगता है। वो कहते हैं ये फोन इसलिए नहीं उठा रहा कि किसी के पास गया हुआ है, ये कर रहा है, इसलिए ये कर रहा है, इसने ये किया, उसने से हंस के बात की थी, उसने इसे किया, इसका मैसेज आ गया, इसका मतलब ये। हमारे पास जो बहुत सारे, उसमें मोर देन 70% में एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उससे क्या होता है ना, हमारे पास लोग आते हैं, घर टूट जाते हैं सिर्फ गलत फहमी पे। तो कम्युनिकेशन, जैसे आपने फरमाया, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ये समझना कि भाई जो महसूस हो रहा है ये रियल है भी या नहीं है, और अगर है तो कितना है। अगर कोई आदमी की काम कर रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिस्ट के साथ ले सकेंगे, बिकॉज आप दोनों जो क्लियर दिमाग से नहीं सोचते, आप वो शकी हो जाती हैं, वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, और वो एग्रेशन पे चला जाता है। हम पहली चीज जो करते हैं ना, हम दोनों को अलग अलग बुलाते हैं, दोनों से स्टोरी सुनते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं कि भाई अगर हमें कोई पता चले कि भाई ये आदमी है ही अनफेथफुल तो फिर और ये लड़की की जिंदगी वैसे ही खराब कर देगा, तो फिर हम लड़की के माँ बाप को बुलाते हैं। Exactly. यानी हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई हर सूरत में ही साथ रहना है या हर सूरत में अलग होना है, हमको इंडिविजुअली देखना पड़ता है। और फिर उसके बाद मकसद ये होता है कि भाई घर बघर बस जाए, क्योंकि बच्चे सफर खत्म हो जाते हैं। अगर मियां बीवी लड़के अलग हो गए, बच्चे बिल्कुल बच्चों को तो फिर कहीं ब्रेक पे जाएंगे। एक और क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वीज इन कर लेती हूँ, उसका जवाब ब्रेक के बाद लेंगे कि जब हमसे कोई माफ़ी मांगता है उस वक्त हमारा क्या रोल होता है। समबडी कम्स एंड सेज मुझे माफ़ कर दो दिल से, तो क्या होगा। और आज अगर वो लोग जो हमें देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि अगर किसी से उनकी बात नहीं हुई बहुत अरसे में, या किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, तो सही तरीका क्या होगा। एंड सिर्फ कहने के लिए नहीं कि आपके रिश्ते ठीक हो जाएं, लेकिन दिल से जो कहते हैं कि आप फ़ोन उठाएं और किसी से माफ़ी मांगें, तो इससे हमें कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने हम अनबर्डन होंगे। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे आप। जी, सवाल काफ़ी अच्छा था ब्रेक से पहले, जो हमने सवाल आप लोगों के आगे छोड़ दिया था कि अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे और दिल से मांगे तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे अच्छी बात होगी कि एक शख्स आ गया, उसने एक्नॉलेज कर लिया, एडमिट कर लिया और आपके मुंह पर आकर वो आपसे माफ़ी मांगता है, तो डेफिनेटली उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और उसके साथ बल्कि पहले से और बेहतर
और बेहतर रवैया और बेहतर उसके साथ। आप देखिए इसके ऊपर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या इफ़ जो है वो सब बड़ा मशहूर ये वाक़या था जो स्लैंडर का था आप पर, और उन्हीं के रिलेटिव्स में से एक रिलेटिव थे जिनका मिस्ताह नाम आता है, जिनको राशन इनके फादर हज़रत अबू बकर दिया करते थे मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो उनके स्लैंडर में ये जो उनके रिलेटिव थे मिस्ताह, ये उसमें पेश थे, ऑल्दो हर ओन फादर वाज फीडिंग हिम एवरी मंथ। ठीक है, सही सोचे। तो जाहिर है जब उनको पता चला तो वो बड़े नाराज़ भी हुए होंगे, जाहिर है ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, और माफ़ कर देना ऐसी सिचुएशन में। और फिर अल्लाह ताला ने इस चीज़ को सूरह नूर आयत 22 में मेंशन इस तरह से किया कि क्या तुम नहीं चाहोगे कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। तो हज़रत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने माफ़ भी कर दिया और उनका राशन भी दोबारा से फिर शुरू, उन्होंने बंद कर दिया उनका राशन कि हाउ कुड यू डू दैट टू माई डॉटर, जबकि मैं इसको फीड करता हूँ। क्योंकि देखो ह्यूमन है ना, इंसान है, लेकिन जब चीज़ पता चल गई तो आपने दोबारा उसको शुरू कर, इसका मतलब है ये ह्यूमिलिटी का साइन है ना, आजी का साइन है, तो फ़ौरन अपॉलॉजी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और डेफिनेटली अपने मामलात को कभी कह देते हैं चले अच्छा कोई नहीं आई एम सॉरी, बट दे डोंट मीन इट, वो अपने दिल से नहीं कहते। देखिए मैं आपको बताऊँ ना कि हमारा एक इशू दूसरा भी है, जब हम किसी से माफ़ी मांगते हैं ना तो हम कहते हैं फ़ौरन एक्सेप्ट करो, हाँ। और उसके पीछे पड़े आते तुमने माफ़ तो कर दिया ना मुझे, अच्छा तूने माफ़ कर दिया बात है। अब दूसरे को आप टाइम ही नहीं देते कि वो कुछ सोच के रिलैक्स होके एक्चुअली माफ़ करे, तो उससे आप झूठ बुलवाना चाह रहे होते हैं कि देखो मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली, अब मुझे तुमने माफ़ तो कर दिया, सोच कहेंगे भाई तुमने माफ़ तो कर ही दिया मुझे। तो ये जो रिपीटेडली आप करते हैं ये तरीका काफ़ी दूसरा। एक जब आप किसी से कोई माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए कि वो माफ़ करे, क्योंकि वो घर में बैठ के सोचेगा, थोड़ा डिस्कस करेगा, तभी तो आपको माफ़ करेगा। हम इंस्टेंटली चाहते हैं कि जिससे जो माफ़ी मांगी वो उसी वक्त एक्सेप्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल बाजी जी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, जैसे अगर हम उनसे माफ़ी मांगना चाहें और वो हमें फिर भी माफ़ ना करें तो फिर हम क्या करें? नहीं, बस जब हमने माफ़ी मांग ली, अब बॉल जो है ना उनके कोर्ट में आ गई है। ठीक है, आप बरी ज़िम्मा हो गए क्योंकि आपने तो मान ली ना अपनी गलती। अब अगर वो शख्स नहीं मानता तो अब ये उसके ऊपर आ गया है, आप बरी ज़िम्मा हो गए। और अगर कोई माफ़ी ना मांगे तो हम उसको अपनी तरफ से माफ़ कर दें, बेशक ज़ैनब ये एहसान का दर्जा है, ये एहसान और अजीमत का दर्जा है। ये नज़रअंदाज करना और ये अजीमत का रास्ता है। एंड ये आप देखें वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। इफ़ यू हैव दिस क्वालिटी, दिस इज़ एन अमेजिंग क्वालिटी कि आप बगैर किसी के मांगे आप लोगों की गलतियाँ माफ़ करते जाएँ। जल्दी से कुछ सवाल है मेरे पास जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा फॉरगिवनेस से किसको होता है? जो इंसान माफ़ी दे देता है, जिस इंसान को माफ़ी मिल जाती है, दोनों को इक्वल बेनिफिट होता है या किसी को बेनिफिट नहीं होता? देखिए दो है, एक तो दीनी बेनिफिट है। दीनी बेनिफिट तो जाहिर है जिसने माफ़ी मांग ली उसको हो गया, जिसने माफ़ कर दिया उसको हो गया, आइदर में जिसने भी किया उसको हो गया। साइकोलॉजिकली दुनियावी लिहाज से बेनिफिट जो होता है वो उसको होता है, जैसे मैंने माफ़ी मांगी, दिल से मांग ली तो मेरा काम तो कंप्लीट हो गया, जैसे आपने फरमाया, तो उससे मैं तो फिर मुतमईन हो गया ना, मैंने माफ़ी मांग ली। ठीक है, आपने अगर मुझे माफ़ कर दिया तो आप भी मुतमईन हो गई, तो साइकोलॉजिकली आप भी रिलैक्स हो गई, अब आप दूसरे काम में मसरूफ हो गई, इस झगड़े से जान छुटी। वरना क्या है आपके दिमाग में बात घूमती रहेगी। जो पहले फॉरगिवनेस मांगता है वो उसका कदम है। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आता है, नबी सल्लल्लाहु का आता है कि जो झगड़ा पहले छोड़ दे, जो झगड़ा पहले छोड़े, आपने जमानत दी है जन्नत के किनारे, और जो हक पर होने पर पहले छोड़ दे जन्नत के दरमियान, तो डेफिनेटली उसके लिए इंसेंटिव बहुत बड़ा है। व्हाई इज़ फॉरगिवनेस इम्पोर्टेंट? माफ़ी क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है? आपका गिल्ट रिलीज़ होता है या फिर जिसको माफ़ी मिल जाती है बस अब वो ही इज़ ऑफ द हुक, उसको एक रिलीफ मिल जाती है, इट क्लियर्स द एयर, दोनों के बीच में कोई भी एनिमोसिटी हो वो ख़त्म हो जाती है। डेफिनेटली गिल्ट तो आपका क्लियर होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज़ अंदर आपको फिर परेशान तो करेगी, क्योंकि आपने फितरत के अगर अगेंस्ट जाएंगे कोई ना चीज़ तो अंदर गिल्ट के साथ जिंदा रहना भी बहुत बर्डन है। और फिर ये कि अल्लाह आपने खुद ही जवाब दे दिया। और सबसे देखिए माफ़ी ना मांगना या किसी को माफ़ ना करने का सबसे ज़्यादा नुकसान इंसान की अपनी मेंटल हेल्थ पे होता है। ये आपके सवाल पे आ गए कि हमें माफ़ी कब देनी चाहिए? जैसे हमें पूछा जाए मुझे माफ़ कर दो नुशे, मुझे माफ़ कर दो, उस वक्त हमने माफ़ी दे दी, या फिर माफ़ी मांगने से पहले ही कि चलो मैंने उसको माफ़ किया, उसने मेरा दिल दुखाया लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी, और आगे भी है 2-3 और ऑप्शन है। देखिए माफ़ कर देने से सबसे बड़ी जो क्वालिटी मिलती है वो ये कि अल्लाह आपसे राज़ी होता है ना, अल्लाह को खुश भी तो करना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस। फौरन माफ़ी मांग ली जाए या फिर अगर आपसे कोई बोले कि मुझे माफ़ कर दो तब उस वक्त करते हो?
देखिए माफ़ी के भी हिस्से हैं, एक दिल से माफ़ करना, बिल्कुल आप मुझसे बोला ही नहीं है आपने माफ़ कर दिया, दिल से माफ़ करना एक बहुत बड़ी इसकी फजीलत है कि भाई एक आपने किसी ने बच्चे ने आगे मुझसे बदतमीज़ी की या मुझे डांटा या मुझे बुरा भला कह दिया या मुझसे कोई टकरा गया, जैसे मैं आप मिसाल देता हूं। अच्छा सवाल इसके बाद आ ही जाता है यहाँ पे कि हु शुड यू फॉरगिव। हम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को फॉरगिव कर लेते हैं, लेकिन हमारे काम में अगर किसी ने हमारे साथ कर दिया हम उसको नहीं, या अगर कोई आपको कोई काम, दिस इज गोइंग टू बी योर नेचर। आपको माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो सब पर अप्लाई होगी। सबसे बड़ी बड़ाई ये है लोगों को माफ़ कर देना। कॉलर का क्या सवाल है, बताएं। हाँ, अगर कोई बहुत ही करीब का आपको अगर धोखा दे दे तब आप क्या करें? कॉलर का एक सवाल है। देखिए एकदम आप किसी को माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए उसको टाइम चाहिए होता है। यानी एक आदमी अगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए मुझे थप्पड़ मार के चले जाएं सपोजिंग, हाँ, या कोई भी एक आदमी आए और मुझे डांट के चला जाए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं 1 मिनट में सारी चीज़ें माफ़ कर दूंगा, तो ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आई विल नीड टाइम। और मैं क्या करूँगा, मैं ये सोचूंगा कि शायद इसकी तबीयत खराब हो गई, शायद मुझसे कोई गलती हो गई, शायद मैं इवेल्युएट करूँगा एनवायरनमेंट को कि भाई हुआ क्या। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा था, हाँ, ऐसे मैं गाड़ी में चलता हुआ जा रहा था, वहाँ कहीं पानी पड़ा हुआ था, नजर ही नहीं आया किसी को। एक गाड़ी तेज़ी से आई, वो भी हमारे मोहल्ले की नमाजी परहेजगार है, वो उसका पहिया उस पानी से गुजरा, वो चले गए और मेरे कपड़े सारे गंदे। हाँ, अब उसकी तो गलती थी नहीं, हाँ, उसने खड़ा किया, उसके बच्चे भी उतरे, वो भी उतरे, मस्जिद में चले गए, मैं मस्जिद में जाके कपड़े धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, कहाँ धब्बा लग गया क्या नहीं लग गया। लेकिन इमीडिएटली तो मुझे बहुत गुस्सा आया, हाँ, लेकिन बाद में आपने फिर बाद मैंने इवेल्युएट किया, तो मैंने कहा इसको तो पता ही नहीं था, वो जगह पानी की है ही नहीं, वो थोड़ा सा खड्डा था, वो तो कोई सफाई की कोई, वहाँ पानी ठहर गया, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसको माफ करने में। ठीक है, ये रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग ओपन्स द डोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। रीजन करेंगे तो कम्युनिकेशन का एहसास खुद ही वापस आ जाएगा। और बदगुमानी से बचने की कोशिश करें। हम जब बदगुमानी करते हैं ना, तब हमको हर चीज़ में नेगेटिव पहलू नजर आता है। टाइम बहुत कम है हमारे पास, एक आखिरी मैसेज मैं लेना चाहूँगी ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट कि जब आप फॉरगिव करते हैं और फॉरगेट करते हैं तो साइकोलॉजिकली, इमोशनली और मेंटली आपको कितना सुकून मिलता है कि अगर आज किसी से नाराज़ हैं तो उनसे माफ़ी मांग लें, और अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दें। इसमें हमारा क्या फ़ायदा? इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली हीलिंग है ये इंसान की कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये सिफत पैदा करनी चाहिए। एंड रिलीजियसली आल्सो टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस एंड टू गिव फॉरगिवनेस। यस, बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कि जिसका दिल मुतमईन है, आई थिंक वो शहजादा है, बिल्कुल, है ना, ही इज रूलिंग द वर्ल्ड। जिसका दिल मुतमईन, वो बादशाह है, और ये वही फील कर सकता है जिसने इसको एक्सपीरियंस किया। सो दोज हु हैव नॉट, आई वुड सजेस्ट इट्स नेवर टू लेट टू कोशिश करें सीखने की। इट्स नेवर टू लेट टू एक्सपीरियंस। मैं इसी के साथ एंड करने वाली थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आज का जो लेसन यही रहा है कि अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है तो बिल्कुल उनको माफ़ कर दें, या फिर क्लियर द एयर, एक कम्युनिकेशन रखें। और ये बातें सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारी यंगस्टर्स कहते हैं मैंने अपने माँ से 5 साल में बात नहीं की, मेरे भाई से मेरी 10 साल में बात नहीं हुई। कम्युनिकेशन, पिक अप दैट फ़ोन, ट्राई एंड डू योर बिट, जो आज हमें बताई गई है। आगे उनकी मर्जी ना, द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, जैसे अफसर साहिबा ने कहा, हमारा दिल साफ़ हो जाएगा, हम अनबर्डन हो जाएंगे। इसी मैसेज के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जुम्मा बहुत मुबारक, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। वी आर गोइंग टू मीट यू नाउ ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अल्लाह हाफ़िज़।